सन 1919 यह एक ऐसा साल था जो इतिहास के दौराहे पर खड़ा था, उम्मीदों और धोखे के बीच झूल रहा था। दुनिया पहले विश्व युद्ध की तबाही से उभर रही थी और एक नई सुबह की आशा कर रही थी, लेकिन भारत के लिए यह सुबह अभी भी दूर थी। लगभग 200 सालों से भारत अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। देश के संसाधनों का शोषण हो रहा था और राजनीतिक आवाजों को बेरहमी से कुचला जा रहा था। हाल ही में समाप्त हुए पहले विश्व युद्ध में 13 लाख से ज्यादा भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उन्होंने यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक के मोर्चों पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इन कुर्बानियों के बदले में भारतीय जनता को स्वशासन का वादा किया गया था। लोगों को उम्मीद थी कि उनकी वफादारी का सिला आजादी या कम से कम ज्यादा अधिकारों के रूप में मिलेगा। हर दिल में एक बेहतर भविष्य का सपना था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इनाम की जगह अंग्रेजों ने दमन का एक नया हथियार थमा दिया, जिसने भारतीयों के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने भारत में एक नया दमनकारी कानून लागू किया, रॉलेट एक्ट। इसका आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था, पर इसका असली मकसद आजादी की हर आवाज को खामोश करना था। यह कानून ब्रिटिश सरकार को असीमित शक्तियां देता था। इसके अनुसार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। यह न वकील, न दलील, न अपील का कानून था, जो न्याय के हर सिद्धांत का गला घोंटता था। इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया, अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन। देश भर में हड़तालें और शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने लगे। पंजाब, जिसने युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे थे, इस धोखे से सबसे ज्यादा आहत और आक्रोशित था। युद्ध के बाद की आर्थिक तंगी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया था, और इस उबलते हुए गुस्से का केंद्र बना पंजाब का दिल, अमृतसर। यह ऐतिहासिक शहर, जो अपने व्यापार और स्वर्ण मंदिर के लिए जाना जाता था, अब प्रतिरोध की ज्वाला का प्रतीक बन चुका था। हवा में एक अजीब सा तनाव था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। बैसाखी पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार है। किसान अपनी फसल काटकर खुश होकर मेलों में इकट्ठे होते हैं, लेकिन उस दिन अमृतसर का माहौल सामान्य नहीं था। लोग इकट्ठा हो रहे थे, पर एक मेले के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए। शहर के लोग जलियांवाला बाग में जमा होने लगे। यह बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था। केवल कुछ छोटे छोटे रास्ते थे जिनसे लोग अंदर आते जाते थे। उस सभा में कोई हथियार नहीं थे, कोई सैनिक नहीं थे। वहां किसान थे, मजदूर थे, बच्चे थे, महिलाएं थीं। वह एक शांतिपूर्ण सभा थी जिसमें देशभक्ति की लौ जल रही थी। उस शाम जलियांवाला बाग में जमा हुई शांतिपूर्ण भीड़ से बेखबर शहर में एक और हलचल हो रही थी। अमृतसर के अस्थायी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग के एकमात्र मुख्य प्रवेश द्वार को अपनी टुकड़ियों से बंद कर दिया। अब अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलने का कोई बढ़ा रास्ता नहीं बचा था। बाग में हजारों लोगों को, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, शांतिपूर्वक सभा करते देख डायर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने हाल ही में शहर में मार्शल लॉ लगाया था, जिसके तहत सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी थी। इस सभा को उसने अपनी सत्ता की सीधी अवहेलना, एक खुली बगावत माना। उसे सबक सिखाने का एक क्रूर मौका दिख गया। भीड़ को तितर बितर होने का कोई मौका नहीं दिया गया, कोई चेतावनी नहीं। उसने अपने सैनिकों को सबसे घनी भीड़ पर निशाना साधने का आदेश दिया, और फिर उसके मुंह से वो शब्द निकले जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। राइफलों की गड्ढ-गड्ढाहट ने बैसाखी के उत्सव के माहौल को एक पल में चीखों और हाहाकार में बदल दिया। निहत्थे, बेखबर लोग अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सोचिए उस भयानक दृश्य को। लोग दीवारों पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बाग से बाहर निकलने के संकरे रास्ते लाशों और घायलों से पट गए, जिससे निकलना नामुमकिन हो गया। हर तरफ बस भगदड़ और मौत का तांडव था। गोलियों की सीधी मार से बचने की हताशा में सैकड़ों लोगों ने बाग के अंदर बने एकमात्र कुएं में छलांग लगा दी। कई लोग डूबकर मर गए, कई एक दूसरे के नीचे दब गए। वह कुआं, जो जीवन का स्रोत था, एक पल में लाशों से भर गया। आज वह शहीदी कुआं कहलाता है। यह अंधाधुंध गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक लगातार चलती रही, जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। उन 10 मिनटों में
लगभग 1650 राउंड फायर किए गए। जब गोलियों की आवाज थमी तो बाग में मौत की खामोशी पसर गई। आधिकारिक ब्रिटिश रिपोर्टों ने मरने वालों की संख्या केवल 358 बताई, एक ऐसा आंकड़ा जो सच्चाई से कोसों दूर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार शहीद होने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी और हजारों घायल हुए थे। यह आंकड़ों को छिपाने की एक बेशर्म कोशिश थी। पूरा बाग खून से लाल हो गया था, लेकिन क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। डायर और उसके सैनिक घायलों को वहीं तय डेड डे अटपने के लिए छोड़ कर चले गए। शहर में लगे कर्फ्यू के कारण पूरी रात कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ सका। बाग से सिर्फ घायलों की कराहें और मदद की पुकारें गूंजती रहीं। जलियांवाला बाग की खबर को ब्रिटिश सरकार ने दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो इस घटना के बाद पूरा भारत हिल गया। यह एक राष्ट्र का जख्म था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि निहत्थे लोगों पर इस तरह की बर्बरता की जा सकती है। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एक गहरा विश्वासघात था। पूरे देश में आक्रोश की एक ऐसी लहर दौड़ गई जिसने ब्रिटिश राज की नींव को हिलाकर रख दिया। इस नरसंहार ने महात्मा गांधी को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ब्रिटिश न्याय पर भरोसा करना व्यर्थ है। उन्होंने देशवासियों से ब्रिटिश सरकार के साथ हर तरह का सहयोग खत्म करने का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन की नींव इसी घटना ने रखी, जिसका मकसद था स्कूलों, अदालतों और विदेशी सामान का बहिष्कार करना। विरोध की यह आग बुद्धिजीवियों के मन में भी जली। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस बर्बरता के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने वायसरॉय को लिखा कि यह सम्मान अब शर्म का प्रतीक बन गया है। इस कदम ने दुनिया भर में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात किया। अब तक जो भारतीय स्वशासन की मांग कर रहे थे, उनके दिलों में अब एक ही आवाज गूंजने लगी, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। यह मांग अब जन जन की आवाज बन गई। जलियांवाला बाग नरसंहार ने स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक मोड़ दिया। जांच के लिए बनाए गए हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने जनरल डायर को लगभग निर्दोष साबित कर दिया। इस घटना ने भारतीयों की आंखों से पर्दा हटा दिया। अब वे समझ गए थे कि अंग्रेज सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। जनरल डायर ने सोचा था कि गोलियों की आवाज से आजादी की मांग खामोश हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। डर की जगह अब दिलों में एक ज्वाला जल उठी थी, अपने देश को आजाद कराने की ज्वाला। यह ज्वाला पूरे देश में फैल गई। हर गांव, हर शहर से आम लोग आंदोलन में कूद पड़े। जलियांवाला बाग अब सिर्फ एक बाग नहीं रहा, इसकी दीवारों पर लगे गोलियों के निशान और शहीदी कुआं ब्रिटिश क्रूरता के मूक गवाह और भारत के अटूट संकल्प का पवित्र प्रतीक बन गए। आज भी जब हम जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोली के निशान देखते हैं, तो हमें उन शहीदों की याद आती है जिन्होंने निहत्थे होकर भी अंग्रेजों की क्रूरता का सामना किया। दोस्तों, जलियांवाला बाग की यह कहानी हमें बताती है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं होती, यह बलिदानों से हासिल की जाती है, और उन शहीदों की कुर्बानी ने ही हमारे देश को आजादी की राह पर आगे बढ़ाया।